आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जर्वेटरी स्टडीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम थोड़ा सा इंटरवेंशनल स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरवेंशनल स्टडीज़ क्या होती हैं, इंटरवेंशनल स्टडीज़ को आप कैसे डील करते हैं, क्या डिफरेंस होता है उसका और बाकी स्टडीज़ का। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इंटरवेंशन स्टडीज़, इससे पहले आपने जो स्टडीज़ पढ़ी थी वो थी आपकी नॉर्मली ऑब्जर्वेटरी स्टडीज़, जिसमें एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ थी। कि उसमें जो रिसर्चर होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, उसका रोल सिर्फ ऑब्जर्वेटरी रोल होता है या एनालिसिस का रोल होता है। वो किसी को कोई चीज़ फोर्स नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अभी हमने लास्ट लेक्चर में एक पढ़ा था, गोवा के अंदर जो टेंडेंसी थी यूथ के अंदर सुसाइड की, उसके रिस्क फैक्टर्स हमने देखने की कोशिश की थी। उसमें इंटरव्यूज़ के लिए उन्हें बुलाया गया था, तो उसमें से किसी को फ़ोर्स नहीं किया गया था कि आइदर आप सुसाइड करें या सुसाइड ना करें, या किसी कोई स्कूल को छोड़ दे, या किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ हो। तो इस तरह की स्टडी सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेटरी स्टडी होती है। एपिडेमियोलॉजी की जो दूसरी टाइप्स है, जिसमें एक्चुअली आप इंटरवेंशन जो आपने की होती है उसका रिजल्ट लेते हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंट, उसे आप कहते हैं इंटरवेंशन स्टडी। इसकी बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने अक्सर एडवर्टीजमेंट दी देखी होगी, डव की आती थी कि एक गाल पर या एक चिक पर आप डव लगाएं, दूसरे पर ना लगाएं। तो उसमें रिसर्चर एक चिक के ऊपर या एक गाल के ऊपर डव अप्लाई कर रहा है, दूसरे पे डव अप्लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ रिसर्चर का रोल है। ये बड़ी बेसिक सी एग्जांपल मैंने आपको दी है इंटरवेंशन स्टडी की, जहाँ रिसर्चर का खुद इंटरवेंशन करता है, खुद कुछ ना कुछ देता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं हमको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कि एक थी इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ द इंफ्रारेक्ट सर्वाइवल, जो इन्फार्क्शन होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसके सर्वाइवल के लिए एक स्टडी हुई थी 1988 के अंदर। जहां वहां आपने एक ग्रुप को एस्प्रिन और स्ट्रेप्टोकाइनीज दी थी और एक ग्रुप को आपने सिर्फ प्लेसिबो दिया था। मोर देन 100,000 पेशेंट्स आपने इसके थ्रू रिक्रूट किए थे और स्टडी में आपने ऑब्जर्व किया था कि क्या। एक और स्टडी पोलियो से रिलेटेड 1950, जिसे लार्जेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहा जा सकता है, यूएसए के अंदर पोलियो वैक्सीन के अंदर हुई। जहां स्कूल चिल्ड्रन थे, तकरीबन 400,000 स्कूल चिल्ड्रन थे। उन्हें असाइंड किया गया, या तो उन्हें वैक्सीन मिलेगी या प्लेसिबो यानी कि इनएक्टिव एजेंट इंजेक्शन दिया जाएगा। इसमें क्योंकि खुद इंजेक्ट की गई थी वैक्सीन और दूसरे को प्लेसिबो दिया गया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से ये एक एपिडेमियोलॉजिकल इंटरवेंशनल स्टडी थी, जहां मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इस स्टडी के थ्रू गुजरे थे। और इस स्टडी के बुनियाद पर आज हमें पता है कि पोलियो वैक्सीन कितनी फिजिबल वैक्सीन है, या कितनी वायबल है। एक और यूएस फिजिशियन की हेल्थ स्टडी हुई थी जिसमें 20,000 फिजिशियंस को कहा गया था कि रेंडमली एलोकेट किया गया था कि वो एस्प्रिन लें। ये एक अटेम्प्ट थी कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसमें 12 साल तक फॉलो अप किया गया। अगर फॉलो अप किया गया 12 साल तक, तो ये कोहोर्ट इंटरवेंशनल स्टडी थी, जिसमें ये देखा गया कि 12 साल के रेट फॉलो अप के बाद रेट्स ऑफ कैंसर जो से वो सिमिलर थे उन लोगों के अंदर जिन्हें बीटा कैरोटीन दी गई और उन लोगों के अंदर जिन्हें प्लेसिबो दिया गया। इसका मतलब बीटा कैरोटीन का कोई रोल नहीं था। लेकिन जिन्हें एस्प्रिन दी गई थी उनके अंदर हार्ट अटैक का रेट बहुत कम था, जिसके बाद एस्प्रिन को वो दिया गया कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक रैंडमाइज्ड कम्युनिटी कंट्रोल ट्रायल कंडक्ट किया गया था विटामिन ए की एफिकेसी जानने के लिए कि वो चाइल्डहुड मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करती है या नहीं करती। इसमें बहुत से बच्चों को विटामिन ए दिया गया था और कुछ को विटामिन ए नहीं दिया गया था। उन्होंने देखा कि जिनको विटामिन ए दिया गया था वो उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जिन्हें विटामिन ए नहीं दिया गया था। अच्छा, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं? आरसीटी एक्चुअली एक बेस्ट वे है ये एवेल्युएट करने के लिए कि न्यू ट्रीटमेंट जो सी है वो फिजिबल है, वायबल है, इफेक्टिव है या नहीं है। तो इसमें एक को आप जो सा आपका ग्रुप होता है उसको आप अपनी इंटरवेंशन देते हैं और दूसरे को आप प्लेसिबो देते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव ट्रायल,
प्रिवेंटिव ट्रायल का डिफरेंस इसके साथ क्या है कि जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है उसके अंदर जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो ऑलरेडी डिजीज्ड इंडिविजुअल होते हैं। प्रिवेंटिव ट्रायल के अंदर वो डिजीज फ्री होते हैं। इस सब के अंदर रैंडम एलोकेशन या रैंडमाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है कि आपको रैंडमाइज आपने किसी को प्लेसिबो में रखना है और रैंडमाइज्ड ही किसी को आपने अपनी इंटरवेंशन ग्रुप के अंदर रखना है। अच्छा, रैंडम एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी तरह अगर आप रैंडम एलोकेशन ना करें तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो एक ग्रुप में उसको रखता है जो ज़्यादा इल है, दूसरे को उसमें रखता है वो ज़्यादा इल नहीं है। तो इस तरह बायसनेस आपकी रिसर्च के अंदर आ जाती है। स्पेशली कोहोर्ट स्टडी के अंदर, कोहोर्ट इंटरवेंशनल स्टडी के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ग्रुप्स को रैंडमाइज्ड रखें। रैंडमाइज से आपका टाइप 1 एरर जो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, कंफाउंडिंग को आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर एक कंट्रोल भी होता है या कंपैरिजन ग्रुप होता है, जिसे आप या तो कुछ नहीं देते या आप प्लेसिबो देते हैं, जो आमतौर पर इनअफेक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है। उसका सेम वेट होता है। अगर इंजेक्शन है तो सेम लिक्विड सेम वॉल्यूम होगा, अगर कोई टैबलेट है तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा सॉलिड का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंट्रोल को भी रखें। इसमें आमतौर पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है कि आप एक पॉपुलेशन लेते हैं, फिर उसे रैंडमाइज्ड आप एलोकेट करते हैं कि उसे एक्सपोजर मिलेगा या एक्सपोजर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, उनको आपने देखना है कि एस्पिरिन का सीवीडीज के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो आप 1000 पेशेंट्स को लेते हैं, 500 को आप नॉन एस्पिरिन नहीं देते, 500 को एस्पिरिन देते हैं रैंडमली। तो फिर आप एक्सपोज को ऑब्जर्व करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि उन्होंने डिजीज डेवलप किया या डिजीज डेवलप नहीं किया। इसीलिए नॉट एक्सपोज को देखते हैं कि उन्होंने डिजीज डेवलप किया ओवर द टाइम या डिजीज डेवलप नहीं किया। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर डबल ब्लाइंड या मास्क स्टडी और सिंगल ब्लाइंड का भी है। ब्लाइंडिंग क्या होता है कि आइडियली ये होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटर को, रिसर्चर को और पार्टिसिपेंट्स दोनों को ये नहीं पता होना चाहिए कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या इंटरवेंशन दी जा रही है या प्लेसिबो दी जा रही है। अगर पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टिगेटर दोनों को नहीं पता होगा तो इससे हम कहते हैं डबल ब्लाइंड या मास्क स्टडी। इस स्टडी की वजह से इस डबल ब्लाइंड या मास स्टडी क्या करती है कि ये आपको जो आपकी बायसनेस है इसको रिमूव कर देती है। तो वरना टेंडेंसी क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेटर को पता है कि ये मेरा ग्रुप है जिसे मैंने इंटरवेंशन दी है, तो वो रिजल्ट्स को या उसके अंदर अनइंटेंशनल बायसनेस आ जाती है टुवर्ड्स द इंटरवेंशन। अच्छा, सिंगल ब्लाइंडेड क्या होती है कि इसमें सिर्फ पेशेंट को नहीं पता होता कि उसे क्या दिया जा रहा है, प्लेसिबो दिया जा रहा है या उसको इंटरवेंशन दी जा रही है। इसे आप सिंगल ब्लाइंडेड कहते हैं। ब्लाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट दोनों को अफेक्ट करता है, फिजिशियन या इन्वेस्टिगेटर को भी और पार्टिसिपेंट को। जितने कम लोग इस बारे में जानते हैं कि किसे प्लेसिबो दिया गया, किसे इंटरवेंशन दी गई, उतनी ही आपकी स्टडी गुड होती है और बायसनेस फ्री होती है। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोहोर्ट स्टडी भी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोहोर्ट इंटरवेंशनल स्टडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फॉलो अप का पॉइंट है कि आपने जिनको इंटरवेंशन दी, जिन्हें प्लेसिबो दिया, आपको फॉर श्योर होना चाहिए कि आप उनको कितने अरसे तक ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको फॉलो अप में उनको लूज नहीं करना चाहिए, वरना आपके रिजल्ट को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक होता है कम्युनिटी ट्रायल्स या कम्युनिटी ट्रायल्स आमतौर पर प्रिवेंटिव इंटरवेंशन ट्रायल्स होते हैं, जिसमें आप कम्युनिटी जो सी इंडिविजुअल होते हैं उनको डिजीज फ्री होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कम्युनिटी ट्रायल्स इसलिए की जाते हैं क्योंकि कई ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप इंडिविजुअली प्लेसिबो या इंटरवेंशन नहीं दे सकते, तो आप कम्युनिटी ट्रायल करते हैं। इसकी बड़ी एक एग्जांपल वाटर फ्लोरिडेशन की है और डेंटल हेल्थ की यूएस में ये स्टडी हुई थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जब मैं रहता था वहाँ जो हमें पानी आता था वो फ्लोरिडेटेड वाटर आता था हमारे टैप्स के अंदर। वो क्या होता था कि उनका जो सा मेन यूनिट था उसके अंदर वो फ्लोराइड डाल देते थे और वो फ्लोराइड इंडिविजुअल्स के घरों तक आता था थ्रू द टैप वाटर। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट एक एपिडेमियोलॉजिकल कम्युनिटी ट्रायल्स किए गए थे यूएसए के अंदर।
उसने फ्लोरिडेशन की एफिकेसी को प्रूव किया था, जिसके बाद बहुत सी कंट्री ने इनको अडॉप्ट किया, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा सिटी इसमें से एक है। इसमें क्या हुआ कि दो टाउन लिए गए, किंगस्टन न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए के, न्यूबर्ग और किंगस्टन को। एक टाउन को उन्होंने फ्लोरिडेटेड वाटर दिया, दूसरे टाउन को फ्लोरिडेटेड वाटर नहीं दिया। अब आप ये देखिए, यहाँ कम्युनिटी ट्रायल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप इंडिविजुअली जाके तो घरों में नहीं कर सकते कि चले जी इनको हम टैप वाटर को सिंपल टैप वाटर देते हैं, इन्हें हम फ्लोरिडेटेड वाटर देते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसमें कम्युनिटी ट्रायल्स की इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्लोरिडेटेड वाटर दिया गया ताकि डिके ऑफ टीथ को, या मिसिंग या डीकलराइजेशन वगैरह होती है वगैरह वगैरह, टीथ के जो डिजीज है उसमें फ्लोरिडेशन का क्या इफेक्ट है। अम, तो इसमें जो चिल्ड्रन आपने चूज किए गए वो 6 से 16 तक आए थे। अम, तो जिसमें जो अफेक्ट था इसका तकरीबन 50% ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिए थे उन लोग उस टाउन ने जिसके अंदर आपने फ्लोरिडेशन वाटर दिया था। उसके बाद बहुत सी कंट्रीज ने इसको अपनाया था। एक होता है क्रॉस ओवर ट्रायल। रैंडमाइज ट्रायल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं पैरेलल ग्रुप्स या क्रॉस ओवर ट्रायल के। अगर आपको याद हो तो एक स्टडी मैंने आपको पढ़ाई थी, केस क्रॉस ओवर स्टडी, लास्ट उसमें क्या था कि पार्टिसिपेंट्स ही अपने केसेस थे, पार्टिसिपेंट्स ही अपने कंट्रोल्स थे। कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ में वो केसेस थे, कुछ टाइम में वो अपने कंट्रोल्स थे। इसी तरह क्रॉस ओवर ट्रायल के अंदर भी आप कुछ इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं, उन्हीं को आप इंटरवेंशंस देते हैं, उन्हीं को कंट्रोल देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं जो आपने सेम रखने होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, वो क्योंकि आप एक ही पर्सन के अंदर कर रहे हैं, एक ही कम्युनिटी के अंदर कर रहे हैं, उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को आप कंट्रोल बना रहे हैं, उन्हीं को आप इंटरवेंशन बना रहे हैं, तो आप उसको ये रिजल्ट ज़्यादा जनरलाइज्ड आप कर सकते हैं, ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट होते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स में आप 100 फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है, तो आप उन्हें रैंडमली असाइन कर लेते हैं 50-50 रैंडमली। तो पहले 50 को आप इंटरवेंशन देते हैं, दूसरे ग्रुप को आप कंट्रोल देते हैं। फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जिस ग्रुप को आपने इंटरवेंशन दी थी उससे फिर बाद में आप कंट्रोल रख लेते हैं, और जिस ग्रुप को आपने कंट्रोल रखा था उसे आप इंटरवेंशन कर लेते हैं। इसमें भी ना रिसर्चर को पता होता है, ना ही पार्टिसिपेंट को पता होता है कि उसे इंटरवेंशन कब दी जा रही है और कंट्रोल कब दिया जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी स्टडी होती है और बड़ी रिलायबल स्टडी होती है। एक और स्टडी होती है जिसे हम कहते हैं एन ऑफ वन ट्रायल। इसमें क्या होता है, ये आमतौर पर बहुत रेयर डिजीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी होती है एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव से। इसमें आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को लेते हैं, उसी इंडिविजुअल को आप पहले इंटरवेंशन भी देते हैं और उसे आप कंट्रोल भी देते हैं, लेकिन उस इंडिविजुअल को नहीं पता होता कि कब उसको इंटरवेंशन दी जा रही है और कब उसको कंट्रोल दिया जा रहा है। तो ये आज आपका लेक्चर था। आपकी टाइप्स ऑफ स्टडी अब ख़त्म हो गई हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।